Yes. So in previous class we have discussed about the गैलुसैक लॉ। हम गैलुसैक लॉ के बारे में प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्या मतलब प्रीवियस वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, अब देखिए अवोगाद्रो लॉ जो है एक्चुअली किस चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किन चीजों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो इसमें ध्यान रखें, ये अमाउंट, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, ये बताता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखो इसमें दो चीजें आ चुकी हैं, एक तो वॉल्यूम आ चुका है, अमाउंट ऑफ गैस आ चुका है। तो हम लोग जो मोस्टली रिलेशन पढ़ रहे हैं वो रिलेशन हम देख रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जिसमें दो चीजें आ चुकी हैं, इनके बीच में रिलेशन है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कांस्टेंट। तो बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। तो आप देख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान देने वाली है कि अवोगाद्रो लॉ जो है इट टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो लॉ कहते हैं। अब अवोगाद्रो लॉ का जो एक्चुअली स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है आप ये देख लें। तो स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर जितनी भी गैसें हैं हमारे पास, सभी गैसेस का अगर वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को आपको सेम रखना है। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को दोबारा आप समझना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर जितनी हमारे पास गैसेस है उन सबका वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, सेम है। और अगर हम टेम्परेचर को और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखें, उनको चेंज नहीं करें, तो इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों कंडीशन किस पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आप इस कंडीशन को देख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ध्यान रखना, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखें कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होंगे। तो हमें ये पता है कि n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल n के। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। तो यहाँ स्मॉल n किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ना बेटा, ये स्टेटमेंट जो है ये अवोगाद्रो लॉ को ही एक्सप्रेस करता है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप V को बढ़ाते हैं तो N की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं
मान लीजिए एक कांस्टेंट लगाता हूं तो v इक्वल्स टू के एन, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ k जो है हमारे पास, k इज अ कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम और हम कर सकते हैं कि हम डेंसिटी को और जो मॉलिक्यूलर मास है उन दोनों को आपस में इससे रिलेट किया जा सकता है। अब इससे इन दोनों को किस तरह से रिलेट किया जाए, चलिए लेट्स सी, देखते हैं हाउ कैन वी रिलेट देम। So suppose we have this formula V equals to Kn. Okay, so we know that n is the number of moles. So n क्योंकि number of moles है and we know that n equals to given mass small m divided by molar mass that is capital M. ठीक है, given mass and molar mass. तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो I can write it like this, K dot small m capital M. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम कि अगर मैं कैपिटल एम को बाहर लिखता हूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस कि इसे कैपिटल एम इक्वल्स टू के और इसे आप लिख सकते हैं एम अपॉन वी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं एम इक्वल्स टू के डॉट डी। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले से, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप यहां देखो के तो कांस्टेंट ही है हमारे पास में, के इज अ कांस्टेंट, तो आप यूं भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, इससे एक नया रिलेशन भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि किसी गैस के लिए अगर उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, या फिर डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसे भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। दिस लॉ इज कॉल्ड अवोगाद्रोस लॉ। इस लॉ को हम क्या कह रहे हैं? अवोगाद्रो लॉ कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए अवोगाद्रो लॉ के बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। जो हमने ये लॉज पढ़े हैं, ठीक है, जो लॉज हमने ये पढ़े हैं, जिसमें कौन कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट बायल्स लॉ पढ़ा हमने, चार्ल्स लॉ पढ़ा और अवोगाद्रो लॉ पढ़ा। अगर इन तीनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें एक नया लॉ मिलता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लॉ के आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी काम में आएगी। तो चलिए अब एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। Okay, let's say ideal gas equation. We are talking about एक सेकंड बेटा, कर दिया शायद मैंने यूट्यूब पे बेटा, यूट्यूब पे राजेंद्र शर्मा वाले चैनल पे चेक कर लेना, है ना, केमिस्ट्री बाय राजेंद्र शर्मा। तो वहां उस पर कर दिया था मैंने, बाकी मैं उसको शेयर नहीं कर पाया एक्चुअली इसमें, दूसरे वाले में वेदांत स्टडीज। ठीक है, तो एक बार देख लेना, मिल जाएगा आपको। आई हैव अपलोडेड इट। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो है इसको ड्राइव करते हैं हम तीन लॉ से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला जो हमारा लॉ था, द फर्स्ट लॉ वाज बायल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, बायल्स लॉ हमने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखा जाता है, और हमने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमने पढ़ा था V जो है वो क्या था? इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, दूसरा जो हम लॉ देख रहे हैं दैट इज चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं हम चार्ल्स लॉ को, और कांस्टेंट प्रेशर के बाद में बाकी क्या बचा? टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होगा। तो ये लॉ इस तरह से था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और थर्ड जो हम यहां बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ। अब अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर अभी हमने जो बात की थी अवोगाद्रोस लॉ में, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जो V है इज डायरेक्टली
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और यहां हमने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों चीजों को कांस्टेंट रख करके हम इस लॉ को ले रहे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं 1 2 3, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर यू कैन राइट लाइक दिस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ V है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, देन प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, देन ऊपर आपको क्या मिलेगा, n T अपॉन P। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n P अपॉन P। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, यू रिक्वायर ए कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट आप क्या लगा सकते हैं, तो V इक्वल्स टू R n P अपॉन P। ठीक है, तो यहाँ R जो है, R इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इट इज अ गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज अ गैस कांस्टेंट। अब अगर इस R को मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देन इट बिकम्स PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और ये PV इक्वल्स टू nRT है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, एंड यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व मेनी फॉर्मूला, मेनी न्यूमेरिकल, जिसमें आपको प्रेशर पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है। R कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, R जो है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और हम यहाँ पर लॉ की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ठीक है, एक यहाँ पर कंबाइंड गैस लॉ की ओर बात कर रहा हूं मैं। तो ये कैसे ड्राइव किया जाता है, इसको देखते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। अब देखिए, मान लीजिए ये गैस लॉ किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस के लिए एप्लीकेबल है, बट अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास में जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चीजें चेंज होंगी। तो आप देखो, एट T1 टेम्परेचर आपके पास में जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर जो है वो P1 है, और वॉल्यूम जो है इट इज V1। ठीक है, लेकिन ये क्या है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं अपन, एक ही गैस के लिए है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज P1 V1 इक्वल्स टू nR T1। ठीक है, तो n तो हमने, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस को तो सेम रखा है और R कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, बट टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने P1 और V1 लिखा है। अच्छा, अब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं एट T2 टेम्परेचर सेम गैस के लिए, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर जो है, प्रेशर विल बिकम P2 एंड वॉल्यूम विल बिकम V2। तो इन दैट केस आप इसको क्या लिख सकते हैं, P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। ठीक है, यूं लिखा जा सकता है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं कि यहाँ R की वैल्यू को फाइंड करता हूं, क्योंकि R की वैल्यू तो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, R तो सेम रहेगा। तो अगर मैं R को बाहर लेता हूं इस इक्वेशन में, तो देखो R इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, P1 V1 अपॉन n T1। ठीक है, इक्वेशन, इसको अपन नाम दे देते हैं, इट इज 4, इक्वेशन 4। और सिमिलरली यहां पर अगर मैं R को बाहर लेता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो, तो इसे लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू, इट इज P2 V2 अपॉन n T2। ठीक है, ये है इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करो आप, देखो, तो ये वैल्यू भी R के इक्वल है एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू R। तो इफ बोथ आर इक्वल, तो इनको आपके सामने लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, दोनों इक्वेशन से देखो,
तो हम लिख सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू NP1, P2V2 इक्वल्स टू NP2, ठीक है। और n तो सेम है, तो n को आप कैंसिल कर दो, n को हटा दो, तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई है ये, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ, दिस इज कंबाइंड गैस लॉ, इसको आप कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। एंड यूजिंग दिस कंबाइंड गैस लॉ यू कैन सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल, इसको यूज में लेकर के भी आप बहुत से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और ये जो इक्वेशन अपन ने बताई है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये अब बहुत काम आने वाली है, आगे के चैप्टर्स में भी काम में आएगी, 12th में भी बार बार रिपीट होगी, तो ये इक्वेशन आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ जो आर की वैल्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास गैस कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद आई थिंक एक सिंपल सा और वो देख लेते हैं, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम एक रिलेशन स्टैब्लिश और कर सकते हैं, तो वो और देख लिया जाए। तो हम देख रहे हैं डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी एंड हेलो हेलो मैडम, अभी बैक टू बैक कंटिन्यू क्लास चल रही है, फ्री हुआ ही नहीं। यस मैडम, क्लास ले रहा हूँ। यस सर, ओके। Am I audible to you all? Yes. तो देखिए हम बात कर रहे थे डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। सो हाउ कैन वी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड द मोलर मास यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने आइडियल गैस इक्वेशन देख ली है, एंड वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन we know that PV equals to nRT. Okay, this is ideal gas equation. But as we know that n क्या है आपके पास, n is the number of moles, ठीक है। तो number of moles can be solved as number of moles equals to given mass divided by molar mass, ठीक है। तो हम यहाँ इसे पुट कर सकते हैं, we can put this value, then PV equals to small m divided by capital M RT, ठीक है। अब यहाँ एक चेंज किया जा सकता है कि अगर मैं इस V को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, n की जगह प्लेस करता हूँ, लेट्स डू इट, PM इक्वल्स टू M अपॉन V RT, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास में जो M अपॉन V है, इसको क्या लिखा जा सकता है, एज वी नो दैट M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। तो यहाँ मैं डेंसिटी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन राइट इट PM इक्वल्स टू DRT। चलिए, हमें अगर मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी में रिलेशन चाहिए तो मैं केवल मॉलिक्यूलर मास को बाहर लेता हूँ, तो इट कैन बी रिटन एज DRT अपॉन P, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, समटाइम इट कैन बी आस्क्ड कि किस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेट है। तो इसका मतलब यह कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में है और उसमें हमें डेंसिटी गिवन है, R, T और C गिवन है, तो हम इजिली मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में काम में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, इसको रफ कर रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं।
और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड, बट बिफोर टेकिंग ए क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले एक काम और करें, हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इसको जरूर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपके काम आने वाली है न्यूमेरिकल में। तो लेट्स सी नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट, फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों देख लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। तो आर के लिए अभी देखो हमने देखा है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से यू नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, दिस इज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं आर को बाहर लेता हूं, सपोज आर इक्वल्स टू वी हैव पीवी अपॉन एनपी, ठीक है। अब जरा मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूं इसकी कि कौन सी किस आप यूनिट को, मतलब किस वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं किस डायमेंशन में। चलिए देखिए, पी प्रेशर, तो जो आपके पास में प्रेशर है, वी नो दैट प्रेशर, पहले एक बार डायमेंशन, बेटा एक बार जो अभी ज्वाइन किया है प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो। एक, यस, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस, तो लेट्स सी, तो यहां देखिए P है आपके पास प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मुझे R की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट हमें यहाँ पर प्लेस करनी है। अब हमें पता है प्रेशर जो है ना बेटा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को आप और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स अपॉन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लग रही है उसको भी तो अपन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, यहां लिख देता हूं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स देन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए अगेन यहां पर अगर मैं इनकी यूनिट को प्लेस करता हूं, तो यूनिट को प्लेस करने से भी पहले थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करते हैं, एरिया को किस में एक्सप्रेस करते हैं आप। तो देखो फोर्स इनटू वॉल्यूम होता है आपके पास में लेंथ क्यूब, ठीक है, और एरिया जो होता है आपके पास में दैट इज एरिया इज लेंथ स्क्वायर, ठीक है। लेंथ की यूनिट जो होती है उसको स्क्वायर में लेते हैं अब एरिया को शो करने के लिए, डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो देखो लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब को मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो आपके पास जो बचेगा, ठीक है, फाइनल आर के लिए यूनिट फाइंड करने के लिए वो क्या बचेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। एक छोटा सा काम और करेंगे यहां पर, देखिए फोर्स इनटू लेंथ, इसके लिए कोई अलग से हम फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हैं बेटा, फोर्स इनटू लेंथ, किसी पर्टिकुलर लेंथ में अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहां फोर्स इनटू लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क एनर्जी डिवाइडेड बाय फिर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, दो चीजें आ गई आपके पास में, ठीक है, मोल्स और टेम्परेचर। तो अब इससे एक चीज डेफिनेट है कि हमारे पास जो यूनिट आएगी ना बेटा, इसकी आर की जो यूनिट आएगी उसमें हमारे पास यूनिट होनी चाहिए वर्क की यूनिट, मोल की यूनिट और टेम्परेचर की यूनिट। तो हम इसके लिए जो यूनिट काम में लेते हैं वो उसके अंदर हमें ये तीन डायमेंशन मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है, वर्क, ठीक है, वर्क एनर्जी, मोल एंड टेम्परेचर। अब जरा मैं यूनिट की बात कर लेता हूं, ठीक है, यूनिट कौन सी हो सकती है। चलिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिट्स ऑफ आर, ठीक है, आर की यूनिट के बारे में, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू, जैसा मैंने बताया, पी वी इंटू एनआरटी होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं P इंटू वी इंटू एन इंटू टी,
ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो यहां पर मैं ना आपको डिफरेंट यूनिट्स बता देता हूं इसकी कौन कौन सी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रेशर को पास्कल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर को मैं पास्कल में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो पास्कल में जैसे मैंने लिखा है 1325 पास्कल, ठीक है। और वॉल्यूम को मैं यहाँ एक्सप्रेस कर रहा हूँ 22.4, ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में रखा है इसको। और आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये 1 मोल के लिए लिया है मैंने। और टेम्परेचर जो है वो 273 स्टैंडर्ड कंडीशन में 15 केल्विन। तो यहाँ पर 1 मोल जो आपके पास गैस है, इतने टेम्परेचर पर वो इतना प्रेशर अप्लाई करती है और उसका इतना वॉल्यूम होता है। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करके मैं आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन पूरे करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसका जो आर की वैल्यू है वो यूज में लेनी है, जो हम न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं। तो यहाँ आर की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ आर विल बी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी आपके पास में यूनिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास पास्कल मीटर क्यूब के अंदर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पास्कल की जगह एटीएम काम में लेते हैं, ठीक है, तो ये यूनिट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि एटीएम में हमारे पास वैल्यूज अलग आएंगी, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ कि एक तो आर की यूनिट ये हो सकती है आपके पास, ठीक है, आर की यूनिट आर की वैल्यू ये हो सकती है जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा आप यूज में ले सकते हैं आर की वैल्यू जो है दैट इज 0.0821, इट इज इन लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये दूसरी यूनिट हो गई है आपके पास। थर्ड यूनिट जो हो सकती है इसकी पॉसिबल यूनिट दैट इज आर इक्वल्स टू, और ये हो सकती है आपके पास में दैट इज 0.0831 बार और डेसीमीटर क्यूब एंड केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये यूनिट कैसे यूज में लेनी है। जैसे मान लीजिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपके पास जो प्रेशर है, वो प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है, पास्कल में दिया हुआ है। तो आपको आर की कौन सी यूनिट काम में लेनी है, जिसमें आर की यूनिट में पास्कल है, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और प्रेशर आपको एटीएम में दिया हुआ है, तो आपको एटीएम वाली यूनिट वैल्यू काम में लेनी है, दिस वन, ठीक है। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास प्रेशर जो है वो बार में गिवन है, तो आपको इसकी ये वैल्यू काम में लेनी है, इस वैल्यू को पुट करना है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। तो वैल्यू हमें ये ध्यान में रखनी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली जो इसकी आर की वैल्यू है दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे ज्यादा यही मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी होता है कि न्यूमेरिकल में आर की वैल्यू गिवन होती है, उस गिवन वैल्यूज को यूज में लेकर के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ आर। तो ये हमने आर की वैल्यू के बारे में बात की। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। ओके, अब देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जितना हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज आपको सॉल्व करेंगे ही करेंगे उसे। लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन है हमारे पास अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस occupies a volume of 320 centimeter cube at STP. Calculate its volume at 66 degrees Celsius and 0.825 bar pressure.
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज आप पुट कर लें जो है आपके पास में। द सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन गैस का, दैट इज V1 इक्वल टू 320 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दिस बार, इतने बार पर इसको अपन को चेक करना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जो टेम्परेचर है वो चेंज किया गया है, क्योंकि पहले तो एसटीपी लिया था और जो आपको नेक्स्ट फाइंड करना है वो इतने डिग्री सेल्सियस पर है। तो ये T2 है आपके पास, T2 66.66 डिग्री सेल्सियस है, और जो प्रेशर है आपके पास दैट इज 0.82 P2 है, ये 5 बार। ठीक है, अब ये जो है ना बेटा, ये लिखा हुआ है एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपके पास P1 जो है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है वो 1 बार लिखेंगे आप, यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, बट अगर आपको एसटीपी लिखा हुआ है तो एसटीपी का मतलब जो प्रेशर है वो 1 बार होगा। ठीक है, जो प्रेशर है इट वुड बी 1 बार। ओके, और अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर 273.15 केल्विन ये लिया जाएगा एसटीपी पर। T जो है इट इज 273.15 केल्विन, तो यहाँ पर T1 जो है इट इज 273.15 केल्विन होगा। ठीक है, और यहाँ पर T2 66 है, तो 66 डिग्री सेल्सियस है, हमें डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट इन केल्विन। तो आप इसको केल्विन में चेंज कर लें, तो 66 प्लस 273.15 इसको टोटल कर ले तो वो केल्विन में आपके पास टेम्परेचर काम में आएगा T2। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, यानी कि अब आपको V2 कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी दैट इज कंबाइंड गैस लॉ, और कंबाइंड गैस लॉ में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि P1 V1 इक्वल्स अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब अगर आपको V2 कैलकुलेट करना है तो V2 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको ट्रांसफर कर दें इधर पर। तो P1 इंटू V1 इंटू T2 अपॉन और P1 इंटू P2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पर, यू हैव टू पुट दीज वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से करना है। ठीक है, तो